Hello students, we are going to start chapter number 8 साइंस सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये चैप्टर का नाम है सेल। इस चैप्टर के अंदर हम सेल के बारे में करेंगे। सेल का स्ट्रक्चर मतलब कैसे बनावट है, कैसे आकृति है हमारे सेल की, एंड फंक्शंस, सेल हमारी बॉडी के अंदर जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के अंदर क्या काम करते हैं। तो सेल को हम हिंदी में कोशिका भी बोलते हैं। तो कोशिका का क्या आकार है, क्या उसकी आकृति है और क्या उसका काम है, इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डीपली स्टडी करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, नॉलेजफुल चैप्टर है, यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 8। देखिए क्या है इस चैप्टर के अंदर। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। जो हमारे आसपास के जो चीज़ें हैं, जो ऑब्जेक्ट हम ऑब्जर्व करते हैं, चाहे तो वो लिविंग ऑब्जेक्ट है चाहे फिर वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लिया आप अपने आसपास देखिए, अगर आपके आसपास कोई इंसान है तो वो क्या है, लिविंग ऑब्जेक्ट है। और अगर आपके आसपास में कोई भी दीवार है या कोई कमरा है या कोई टेबल है, पेन है, पेंसिल है, बुक है, वो सारी कैसी चीज़ें हैं आपकी, नॉन लिविंग। तो आप अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करते हैं तो आपको दो तरह के ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। Further, you may recall that all living organism carry out certain basic function। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर कुछ एक बेसिक फंक्शन है, मतलब कुछ एक फंक्शन ऐसे हैं कि जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। जैसे कि सोचिए कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं। सांस लेना, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सांस लेते हैं। खाना खाते हैं, वो खाने का उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, डाइजेशन होता है। इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। उनकी बॉडी की और क्या होती है, ग्रोथ होती है। ग्रोथ का मतलब क्या है, बॉडी का साइज बढ़ता है। जैसे कि हम अपने आप से लगा के चले, जब हमारी एज छोटी थी तो हमारी बॉडी का साइज क्या था, कम था। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी तो हमारी बॉडी का साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेंथ हमारी फिक्स है, लेकिन जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनके नंबर क्या होते चले जाएंगे, चेंज होते चले जाएंगे। नए नए सेल बनते जाएंगे, पुराने सेल खत्म होते जाएंगे। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ एक बेसिक फंक्शन है। कोई और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने जैसे बच्चों को पैदा कर सकते हैं। जैसे इंसान का बच्चा इंसान के जैसा ही होगा, काऊ का बच्चा काऊ के जैसा ही होगा, या फिर बफेलो का बच्चा है वो बफेलो का जैसा ही होगा, डॉग का बच्चा डॉग के जैसा ही होगा। तो एक फीचर है, एक बेसिक हमारा फंक्शन है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, अपने जैसे बच्चों को पैदा कर सकता है। तो इस तरह से इन्होंने बोला आपको, कैन यू लिस्ट दीज फंक्शंस। आपको इन फंक्शंस की लिस्ट बनानी है। आप लिस्ट रेडी कर लेंगे कि कौन कौन से ऐसे बेसिक फंक्शन है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। Different sets of organ perform the various functions you have listed. In this chapter, you shall learn about the basic structure unit of an organ, which is called the cell. अब देखिए हमारे अंदर ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी के अंदर क्या है, अलग अलग ऑर्गन है। जैसे हम अपनी बॉडी की बात करें तो माउथ एक ऑर्गन है हमारा जो फूड पाइप है वो एक ऑर्गन है, लीवर एक ऑर्गन है, किडनी ऑर्गन्स है, हार्ट एक ऑर्गन है। तो हमारी बॉडी के अंदर ना जाने कितने तरह के ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो उन बॉडी के जो ऑर्गन्स है, हर ऑर्गन का क्या है, अपना अपना एक प्रॉपर फंक्शन है। जैसे स्टमक है वो खाने का डाइजेशन करेगा, किडनी है, किडनी क्या करेगी, हमारी जो भी ब्लड के अंदर जो भी हमारा वेस्ट है उसको प्योरीफाई करेगी। हार्ट ऑर्गन है तो हार्ट क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका क्या है, एक स्पेसिफिक फंक्शन है। और जो ऑर्गन है उनकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, मतलब जो ऑर्गन है वो किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं, सेल से मिलके बने हुए हैं, टिश्यूज से मिलके बने हुए हैं। तो जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे बात किया है सेल। सेल जब आपस में जुड़ते हैं तब उनसे बनते हैं टिश्यूज। क्या बनेगा, सेल जब आपस में जुड़ेंगे तो उनसे बनेगा क्या, हमारा टिश्यू। और जब टिश्यू आपस में जुड़ेंगे सेल्स के बाद क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे टिश्यू। सेल है हमारे पास तो सेल के जुड़ने से क्या बनेंगे, सेल हैं, सेल से बनेंगे हमारे टिश्यू। टिश्यूज आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे।
ऑर्गन्स जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। क्या बन जाएगी, पूरी हमारी बॉडी की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, वो आपस में जुड़ के टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू जुड़ के ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन जब जुड़ेंगे आपस में, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स जुड़े होंगे, उसके अंदर हमारा माउथ होगा, हमारी फूड पाइप होगी, स्टमक होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, लार्ज इंटेस्टाइन होगा। तो बहुत सारे ऑर्गन आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। अब जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में जुड़ जाएंगे, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, या हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सारे सिस्टम आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट देखिए उसके बाद क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि जो सेल है वो क्या है, हमारी बॉडी की एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोला है सेल को, क्योंकि सेल क्या करते हैं, हमारी बॉडी को या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसकी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो किसकी वजह से है, सेल्स की वजह से है। सेल्स में बी कंपेयर टू ब्रिक्स, सेल्स की जो कंपैरिजन है वो यहाँ पे किसके साथ की गई है, ब्रिक्स के साथ की गई है। ब्रिक्स क्या होती हैं, ईंटें। जैसे मान लिया आपको कोई मकान बनाना है, आपको घर बनाना है, तो उस घर को बनाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ईंटों की ज़रूरत होगी, सीमेंट की ज़रूरत होगी, पानी की ज़रूरत होगी, आपको वर्कर्स की ज़रूरत होगी। तो ये सब क्या है, उसको बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसके बगैर तो आपका जो घर है वो बनेगा ही नहीं। तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी ब्रिक्स हैं, ईंट है आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट, क्या बनाने के लिए, कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए। इसी तरह जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी जो बॉडी की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल्स है। तो हम बोल सकते हैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बना हुआ है, बहुत सारे सेल्स से मिलके बना हुआ है। अब बात करेंगे आगे हम कि जो सेल की डिस्कवरी है वो किसने की, कैसे हुआ सेल डिस्कवर, खोज किसने की है सेल की, तो इसके बारे में बात करेंगे अभी हम। रॉबर्ट हुक, ये थे हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। सबसे पहले सेल की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। क्वेश्चन बन गया आपका यहाँ से, एक तो आपका क्वेश्चन हो चुका है, सेल क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी जीवन की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जो आधारभूत इकाई है, वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स है। अब जो सेल है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और ये डिस्कवरी कब की है रॉबर्ट हुक ने, ये की थी 1665 में। साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे आप, रॉबर्ट हुक। और किस चीज़ के अंदर इन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया, क्या सब्सटेंस लिया इन्होंने, क्या ऑब्जेक्ट लिया जिसके अंदर इन्होंने सेल को डिस्कवर किया, तो इन्होंने लिया था कॉर्क। अब कॉर्क होता क्या है, कॉर्क होता है जैसे कि हमारा कोई प्लांट है, उसके बाहर की जो छाल होती है जो ब्राउनिश कलर की होती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे प्लांट की उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो हार्ड होनी शुरू हो जाएगी। तो इन्होंने किसके अंदर डिस्कवरी की, सेल की, सबसे पहले कॉर्क के अंदर। और जो कॉर्क है वो क्या होता है, बार्क ऑफ द ट्री, किसी भी ट्री की बार्क। बार्क का मतलब क्या है, उस ट्री का जो छाल है उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्लांट का कॉर्क बोला जाएगा। और इसने जो डिस्कवरी की थी वो किसका यूज़ करके की डिस्कवरी, सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। मैग्नीफाइंग डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जो किसी भी साइज़ को, जो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसके साइज़ को क्या करके दिखाते हैं, बड़ा करके दिखाते हैं। और इन्होंने सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी, इन्होंने सेल्स को देखने के लिए अपना खुद का माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था। अपना खुद का क्या किया इन्होंने, माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि कौन सा माइक्रोस्कोप इन्होंने अपने आप से बनाया, और उस माइक्रोस्कोप के अंदर इसने क्या किया, सेल को ऑब्जर्व किया कि क्या स्ट्रक्चर इसने देखा, उसके बारे में बात करते हैं अभी हम। ही टुक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व दम अंडर अ माइक्रोस्कोप। इन्होंने क्या किया, एक पतली सी स्लाइस ली कॉर्क से, एक पतली सी लेयर ली इन्होंने कॉर्क की, और उसको किसके अंदर ऑब्जर्व किया, माइक्रोस्कोप के अंडर। और माइक्रोस्कोप कैसा था, वो खुद से डिज़ाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप। ही नोटिस पार्टीशंस बॉक्स और कंपार्टमेंट इन द कॉर्क स्लाइस। जब माइक्रोस्कोप के नीचे इन्होंने कॉर्क को रखा तो इनको किस तरह का स्ट्रक्चर नजर आया, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम के अंदर, फिगर के अंदर देख पा रहे हैं। इसमें क्या था, इस तरह के बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बने हुए थे। क्या बने हुए थे, मतलब एक तरह के हमारे कंपार्टमेंट्स बने हुए थे, मतलब एक तरह के इस तरह का डिजाइन्स बना हुआ था।
और इन डिज़ाइंस को इन्होंने क्या नाम दिया, इनको हर एक जो बॉक्स है इन डिज़ाइन को इन्होंने क्या नाम दिया, सेल्स का नाम दिया। तो जैसा इनको ऑब्जर्व हुआ ये इस तरह का स्ट्रक्चर था जो कि इन्होंने किसके अंदर ऑब्जर्व किया, माइक्रोस्कोप के अंडर। These boxes appeared like a honeycomb। ये जो बॉक्सेस हैं ये किसकी तरह नज़र आ रहे थे, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है, जिससे हमें शहद मिलता है ना जिस मधुमक्खी से, तो जो उसका छत्ता होता है जिसके अंदर उसके एग्स वगैरह होते हैं, हनी होता है, तो उसके जैसा इनको वो स्ट्रक्चर नज़र आया। तो इन्होंने किससे कंपेयर किया बॉक्सेस को, लाइक अ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। He also noticed that one box was separated from other by a wall or partition। इन्होंने और क्या नोटिस किया वहाँ पे कि जो जैसे मान लिया एक बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, हर बॉक्स एक दूसरे से क्या था, सेपरेटेड था। मतलब एक बॉक्स की अपनी खुद की एक बाउंड्री थी, दूसरे बॉक्स की अपनी खुद की एक क्या थी, बाउंड्री थी, वाल था, पार्टीशन था, मतलब अलग अलग थे दोनों जगह। हुक कॉइन्ड द टर्म सेल। हुक ने क्या नाम दिया इसको, सेल का नाम दिया। हर एक बॉक्स को क्या बोला हुक ने कि ये क्या है, जैसे मान लिया ये बॉक्स है ये भी सेल है, ये बॉक्स है ये भी सेल है, जितने भी इनको इस तरह के पार्टीशंस या बॉक्सेस नजर आए ये क्या है, सारे के सारे सेल्स बोले गए। अब देखिए जैसे मैं इससे पूछूं आपसे कि कितने सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे टोटल कितने सेल्स हैं, 8 सेल्स है। तो हर एक बॉक्स को इन्होंने क्या बोल दिया, सेल का नाम दे दिया। When Robert Hooke observed as boxes or cell in the cork was actually dead cell। और एक चीज़ और ध्यान से आपको यहाँ से समझनी है कि जो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को यूज़ किया था, कॉर्क एक कैसा सब्सटेंस है, डेड सब्सटेंस है, डेड पार्ट है हमारे प्लांट का, वो ट्री का डेड पार्ट है, इसलिए जो उसके अंदर जो सेल्स थे वो सेल्स कैसे थे, डेड सेल। तो कॉर्क सेल का नेचर कैसा होगा, डेड सेल। मतलब सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी वो किस सेल्स की हुई, डेड सेल्स की डिस्कवरी हुई। Cells of living organism could be observed only after the discovery of improved microscope। जो लिविंग सेल्स की डिस्कवरी हुई, सबसे पहले तो डेड सेल की डिस्कवरी हुई, जो लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई, डेड सेल्स के बाद जो डिस्कवरी आई, उस डिस्कवरी को करने के लिए दूसरे माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किए गए, मतलब दूसरे माइक्रोस्कोप बनाए गए और उन माइक्रोस्कोप के अंदर क्या किया गया, सेल्स को ऑब्जर्व किया गया। Very little was known about the cell for the next 150 years after Robert Hooke observation। इसका मतलब जैसे कि रॉबर्ट हुक ने कर दिया है 1665 में डिस्कवरी, उसके अगले 150 साल तक, उसके अगले 150 साल तक ज़्यादा कुछ सेल के बारे में डिस्कवर नहीं हो पाया। मतलब 150 साल तक वही डिस्कवरी जो रॉबर्ट हुक ने की थी उसी के ऊपर थोड़ा बहुत काम किया गया, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ वहाँ पे ऑब्जर्वेशन नहीं मिली। Today we know about cell structure and its function because of improved microscope having high magnification। लेकिन आज के टाइम में हमें सेल्स के बारे में काफ़ी कुछ पता है, क्या सेल का स्ट्रक्चर है, कैसा फंक्शन है सेल का, वो सब किस वजह से पॉसिबल हो पाया, वो सब पॉसिबल हो पाया हमारे माइक्रोस्कोप की वजह से। कैसे माइक्रोस्कोप, इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप, हाई मैग्नीफिकेशन के माइक्रोस्कोप। मतलब हाई मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर को काफ़ी क्लियर दिखाता है और इसके अंदर जो क्लियरिटी है वो तो ज़्यादा होगी, साथ में जो साइज़ है वो भी हमें क्या करके दिखाया जाएगा, बड़ा करके दिखाया जाएगा। तो इन माइक्रोस्कोप, इम्प्रूव माइक्रोस्कोप की वजह से आज हमें इतना कुछ पता है सेल्स के बारे में। अब यहाँ से आ गया हमारा सेल की डेफिनेशन। Both bricks in the building and cells in the living organisms are basic structural unit। हम बोल सकते हैं किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमने बिल्डिंग का एग्जांपल लिया है, बिल्डिंग को बनाने के लिए बेसिक यूनिट क्या है, ईंटें हैं। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ये जो स्ट्रक्चरल यूनिट है जिनका नाम क्या दिया गया है, सेल्स दिया गया है। तो आप बोल सकते हैं सेल्स इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो किसकी वजह से बनता है, उनके सेल्स की वजह से। द बिल्डिंग दो बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैव्स डिफरेंट डिज़ाइन, शेप्स एंड साइज। जो भी हम बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं उनके अंदर जो ब्रिक्स हम यूज़ करते हैं वो सिमिलर ब्रिक्स होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस बनाते हैं, उन ब्रिक्स को यूज़ करके अलग अलग शेप्स बनाते हैं, अलग अलग साइज। जैसे कि हम अपने घर का कंपैरिजन अपने पड़ोस के घर से करें तो क्या बिल्कुल डिक्टो एक जैसा है क्या, वो नहीं, वो क्या होगा, चेंज होगा, कोई ना कोई तो उसके अंदर चेंज जरूर हमें नजर आएगा। साइज चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकती है, डिज़ाइन में फ़र्क हो सकता है। तो ये क्या है, हमारा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात की गई है।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे लिविंग में, जैसे कि सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। जैसे कि हम अपनी बात करें, इंसान की बात करें हम, और हम बात करें अभी यहाँ पे व्हेल की बात करें या फिश की बात करें, है तो वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारी बॉडी भी सेल से मिलके बनी हुई है, उनकी बॉडी भी सेल से मिलके बनी हुई है, लेकिन सेल्स की जो शेप है वो क्या है, जो साइज है वो क्या है, अलग अलग है। लेकिन एक कॉमन चीज़ क्या है, उनकी बॉडी भी सेल से मिलके बनी है, हमारी बॉडी भी सेल से मिलके बनी है। सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। जो सेल्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनका स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं सेल्स के, जिसको हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, जिनकी वजह से इनका स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जो नॉन लिविंग ब्रिक्स है उनका स्ट्रक्चर तो क्या है, सिंपल है स्ट्रक्चर उनका। अब यहाँ पे जो पहेली है, उनके माइंड में एक क्वेश्चन आया यहाँ से, क्या क्वेश्चन है, अ हैंस एग कैन बी सीन इजिली। एक जो मुर्गी का अंडा है, उस मुर्गी के अंडे को हम आराम से देख सकते हैं, इज इट अ सेल और इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल। क्वेश्चन किया इन्होंने यहाँ पे कि क्या वो सेल है या फिर वो ग्रुप ऑफ सेल है। तो आप सोचिए अपने आप से क्या हो सकता है वो। अभी मैं आपको आंसर बता देती हूँ इसका। जो हैन एग है वो क्या है, आपका एक सिंगल सेल है। कैसा सेल है, सिंगल सेल। आंसर देखिए लिखा हुआ आपका यहाँ पे, द एग ऑफ हैंस रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल बट इट इज सो बिग एनफ टू सीन बाय अ अनएडेड आई। मतलब ये इतना बड़ा साइज का सेल है कि जिसको हम अनएडिड आइड से देख सकते हैं, मतलब बगैर माइक्रोस्कोप के भी अपनी नंगी आंखों से हम क्या कर सकते हैं, इन सेल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कौन सा सेल, हैंस एग। अब यहाँ पे देखिए आपको दो डायग्राम्स दिखाए गए हैं। एक तो है ब्रिक वॉल, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट है, और जो दूसरा यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या लिया गया है, ओनियन पील। जो आप अनियन खाते हो, जो आप प्याज खाते हो, तो जो उसके बाहर पर्पल कलर की जो पील होती है, जो छिलका होता है, उसका छिलका जो सबसे बाहर वाला छिलका, उसको रिमूव करने के बाद जो प्याज हम खाते हैं, उसका जो सबसे बाहर वाला पार्ट है पर्पल कलर का, वो क्या है, ओनियन पील। जैसे कि आप यहाँ पे साइड में डायग्राम के अंदर देख पा रहे होंगे, ओनियन पील को भी कैसी होती है ओनियन पील। अगर इन ओनियन पील के सेल्स को हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करें तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। ये स्ट्रक्चर नजर आएगा, किसका है ये, ओनियन पील सेल्स का। ये जो भी आपको ये कंपार्टमेंट्स ये जो नजर आ रहे हैं, सारे के सारे क्या है, ये ओनियन पील के सेल्स। मतलब एक तरह से हम बात करें, ये सारे क्या है, प्लांट है। ओनियन आपका एक ओनियन मतलब प्लांट सेल्स की बात की जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए उसके बाद, ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अर्थ के ऊपर, उनके अंदर जो सेल के नंबर्स हैं, जो सेल की शेप है और जो सेल का साइज है, वो क्या है, वैरायटी में है, मतलब अलग अलग है हमारे पास। तो देखते हैं कैसे है वो। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल। साइंटिस्ट कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे स्टडी करते हैं सेल्स के बारे में, कैसे उन्होंने बताया कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, तो किस चीज़ का यूज़ करते हैं वो, माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। विच मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट, और माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, मैग्निफिकेशन करना, छोटे साइज को बड़ा करके दिखाना। स्टेन्स आर यूज टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर। स्टेन्स का मतलब होता है कलर्स, मतलब एक तरह से डाई यूज की जाती है क्या करने के लिए, सेल्स के अलग अलग पार्ट को कलर करने के लिए। और जब सेल के पार्ट्स कलर हो जाएंगे तो वो हमें क्या होंगे, आसानी से नजर आएंगे, और जिसकी वजह से उसके स्ट्रक्चर को हम डिटेल में स्टडी कर पाएंगे। There are millions of living organisms. They are of different shape and sizes. Their organ also vary in the shape and sizes and number. Let us study about some of them. देखो हमारे अंदर क्या है, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हम है या कोई और है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, और जो सेल्स हैं उनकी शेप क्या होती है, साइज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उनके ऑर्गन्स भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे, नंबर ऑफ सेल्स के बारे में पहले हम। कैन यू गैस द नंबर ऑफ सेल इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट। आपसे क्वेश्चन किया गया कि गैस कीजिए आप यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे एक बड़े प्लांट के अंदर, एक बड़े एनिमल जैसे कि एलिफेंट के अंदर, कितने नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं, 5, 10, 15, 1000, 2000, लाख, कितने सेल्स हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग।
अब देखिए आंसर क्या है, द नंबर्स रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं ट्री के अंदर, एलिफेंट के अंदर, वो कितने हैं, बिलियंस और ट्रिलियंस के अंदर होते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। और जो हमारे ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैं उनकी जो शेप है, साइजेस है, वो भी क्या है, वेरी का मतलब क्या है, अलग अलग है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन। हमारी बॉडी के अंदर जो अलग अलग ग्रुप हैं सेल्स के, वो क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे ब्लड के अंदर सेल्स हैं, आरबीसी हैं। आरबीसी का काम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेना बाहर से, एटमॉस्फेयर से, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। उसके बाद डब्ल्यूबीसी के बाद है जो हम आरबीसी के बाद है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, एक तरह से कोई भी इन्फेक्शन वगैरह, कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो उसको किल कर देते हैं, एक तरह से हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं डब्ल्यूबीसी सेल्स। अब नेक्स्ट है प्लेटलेट सेल्स। प्लेटलेट सेल्स क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं जब हमें चोट वगैरह लग जाती है। तो ये सारे क्या है, अलग अलग सेल्स का क्या है फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग है। अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, अ बिलियन इज 1000 मिलियन। एक बिलियन के अंदर कितने मिलियंस होते हैं, 1000 मिलियन। और एक ट्रिलियन के अंदर कितने बिलियन होते हैं, 1000 बिलियन। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक से ज़्यादा सेल्स हैं तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मीन्स मैनी और सेलुलर मीन्स सेल्स। द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉल organism does not in any way affect the functioning of organism। अगर मान लिया किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स है वो कम है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके अंदर सेल कम है उसकी बॉडी की फंक्शनिंग कम होगी, ऐसा नहीं है। बॉडी की फंक्शनिंग उसकी क्या होगी, प्रॉपर होगी। You will surprised to know that an organism with billion of cells begin life as a single cell। जो कि हम अपनी खुद की ही बात करें कि जो हमारे, अब जैसे कि हम अपनी बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, बिलियन ऑफ सेल्स हैं, लेकिन जब हमारी लाइफ की शुरुआत हुई है तो हमारी जो लाइफ की शुरुआत है वो किससे हुई है, एक सिंगल सेल से हुई है। और उस सिंगल सेल ने इतनी डिवीज़न की कि उससे क्या बन गए हैं, बिलियन ऑफ सेल्स। और वो सिंगल सेल क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जहाँ से लाइफ की शुरुआत होती है वो है आपका फर्टिलाइज्ड एग। जो फीमेल के अंदर एग होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, वो सेल डिवाइड करता जाएगा और डिवाइड करके क्या बन जाएंगे हमारे बॉडी के बिलियन ऑफ सेल्स। The fertilized cells multiply and number of cells increases and development proceed। तो fertilized cell क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे और जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, फर्दर हमारा प्रोसीड हो जाएगा। Look at the figure 8.3a and b, both organism are made up of single cell। अब देखिए आपको अपनी स्क्रीन पे दो ऑर्गेनिज्म नजर आ रहे हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म है आपका, ये है अमीबा। क्या नाम है इसका, अमीबा। और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म आपको नजर आ रहा है ये है पैरामीशियम। अमीबा का जो स्ट्रक्चर है कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं हम, ये फिक्स नहीं होता, इरेगुलर शेप होती है इसकी। जैसे कि हमारी बॉडी की शेप क्या है, रेगुलर है, हाथ, नाक, कान, आँख हमें पता है फिक्स है हर कोई चीज़, लेकिन इनकी बॉडी के अंदर ऐसा कोई शेप साइज इसका फिक्स नहीं है। पैरामीशियम भी देखिए, पैरामीशियम भी कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा भी कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर। इसका मतलब क्या है यूनिसेलुलर का, कि इनकी जो बॉडी है उसके अंदर एक ही सेल प्रेजेंट है और वो एक सेल इसकी बॉडी के अंदर सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करवाता है। खाना लेने से, डाइजेशन से, रेस्पिरेशन से, रिप्रोडक्शन से, हर एक जो मतलब जो काम है इसकी बॉडी के अंदर, जो फंक्शन है उसको कौन परफॉर्म करवाएगा, सिंगल सेल। These cells organism, single cell organism are called unicellular। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब आपसे क्वेश्चन किया जाए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल दीजिए, तो क्या बोलेंगे आप, अमीबा एंड पैरामीशियम। कैसे ऑर्गेनिज्म है ये, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। A single cell organism perform all the necessary function that multicellular organism perform। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है जो कि एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, जो कि जिंदा रहने के लिए क्या है, जरूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है सेक्शन जो बचा हुआ है इस चैप्टर का, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।